बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। गोया तुम मुझसे मुत्तफिक हो 100%, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने खुद क्यों इस अंदाज में नहीं सोचा। अब सोच रहे हो यही काफ़ी है। देर आयद दुरुस्त आयद, तहजीब ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। ठीक है तहजीब, अब हम इस प्रोग्राम पर अमल करने के लिए एक फ़ंड कायम करेंगे। कैंपों में ज़िंदगी बसर करने वालों की ज़रूरियात का जायज़ा लेंगे और ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्हें ज़रूरी वसाइल के अलावा असला भी फराहम करेंगे ताकि वो खुद अपनी हिफाजत कर सकें और किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। बिल्कुल यही मंसूबा मेरा भी है, तहजीब ने पुरजोश लहजे में कहा। इस वक्त हमारे पास 27 तरबियत याफ्ता नौजवान मौजूद हैं, जिनमें से चंद को तुम देख ही चुके हो। हम इनकी तादाद बढ़ाएंगे और उन्हें बेहतरीन तरबियत देंगे। मैंने इस सिलसिले में बड़ी अर्करेजी से काम किया है और मेरे पास एक बेहतरीन प्रोग्राम भी मौजूद है जिससे हम अपने काम का आगाज़ कर सकेंगे। बहुत खूब, मैंने तारीफ़ी अंदाज में कहा। तुम्हारे पास कोई प्रोग्राम भी है तो मुझे बताओ। हाँ अली, तहजीब ने कहा। वो क्या? 2 दौलतमंद यहूदी, जिनमें से एक अमरीकी है और दूसरा फ्रांसीसी, दोनों एक दूसरे के कारोबार तबाह कर देना चाहते हैं और इस काम के लिए किसी भी हद तक दौलत खर्च करने को तैयार हैं। ओ मेरे खुदा, मैंने हैरान होकर कहा। तुम्हारी ये सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? इस तरह कि उनमें से एक मेरा क्लाइंट बन चुका है, तहजीब ने फखरिया अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। बहुत अच्छी खबर है, मैंने जवाबी मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर मजीद वजाहत तलबगार है। ओशील मिकाइल, तहजीब ने एक तवील सांस लेकर कहना शुरू किया, एक फ्रांसीसी दौलतमंद है जिसके मोटरसाइकिल के कारखाने फ्रांस के अलावा पोलैंड और बेल्जियम में भी काम कर रहे हैं। वो अरबपति नहीं बल्कि खरबपति है, लेकिन यहूदी होने की वजह से इंतहाई लालची फितरत का मालिक है और अपने कारोबार पर तवज्जो देने की बजाय अब असला साजी के मैदान में भी कदम रखना चाहता है, जो इस दौर का सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है। ओशील मिकाइल असला साजी पर सरमायाकारी की हद में अब तक अरबों डॉलर लगा चुका है, मगर इस मैदान में उसके कदम जमने नहीं पा रहे। उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह हारूत राबील है। कौन ज़ात शरीफ हैं? मैंने पूछा। एक अमरीकी नजाद यहूदी जो इस वक्त असला साजी के मैदान का बेताज बादशाह है। नाजायज असले की दुनिया पर हारूत राबील की अजारादारी है। उसे अमरीकी यहूदियों की पुष्पनाही हासिल है और असले की बड़ी बड़ी मंडियों पर उसका कब्जा है। गैर सरकारी सतह पर ना तो उसका कोई हुरीफ है और ना ही कोई उसके मुकाबिल आ सकता है, क्योंकि उसकी फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले असले पर साख्ता अमेरिका की छाप होती है और इस वक्त दुनिया भर में अमरीकी असला बेहद मकबूल है। दूसरा नंबर रूस का है। फ्रांसीसी असला भी बेहतरीन होता है, मगर उसकी मांग इतनी नहीं। ओशील चाहता है कि उसे हुकूमत अमेरिका की पुष्पनाही हासिल हो जाए। जाहिर है ये आसान काम नहीं है, इसलिए कि यहूदी लाबी के दबाव के तहत अमेरिका में हारूत को जो आसानियां हासिल हैं वो किसी और को नहीं मिल सकती। चुनाचे असला साजी के मैदान में ओशील उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि अमेरिकी हुकूमत पर से हारूत राबील के असरात ख़त्म नहीं हो जाते, जिसका बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं है। दोनों के दरमियान खासे हालात ख़राब हैं, लेकिन हम उससे फ़ायदा कैसे उठा सकेंगे? सुनते रहो, बात खासी तवील है। मोटरसाजी की सनत जापान के कब्जे में चली गई है, चुनाचे ओशील का कारोबार मुस्तकिल तौर पर खसारे में चल रहा है। अब उसकी निगाह असला साजी की सनत पर लगी हुई है। एक बार उसने मार्केट में असला सप्लाई किया भी था, मगर फ्रांसीसी असले की तरसील ना होने के बराबर ही रही और उसे कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। जबकि हारूत राबील अमरीकी हुकूमत के ताउन से अपना असला ऐसे मुल्कों को फराहम कर रहा है जो जंग पसंद है। हाल ही में ऐसे कई वाक़यात मंजर आम पर आ चुके हैं। अमरीकी हुकूमत बहुत से ममालिक को असला बराह रास्त फराहम नहीं करती, लेकिन यहूदी उल नस्ल राबील अपना असला स्मगल आउट भी करता है और सरकारी सतह पर फरोख्त भी करता है। ओशील हर कीमत पर इस मुनाफे बख्श कारोबार को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है और इसके लिए वो बड़ी खतीर रकम खर्च करने को तैयार है। ओशील मिकाइल से मेरी मुलाकात हो चुकी है और इस काम के लिए उसके और मेरे दरमियान एक मुआहदा भी तय पा चुका है और इस मुआहदे के तहत ओशील हमसे जो काम लेना चाहता है उसकी तकमील पर वो 50 मिलियन डॉलर देने पर आमादा है। 25 मिलियन एडवांस और बकिया 25 मिलियन काम की तकमील पर। इतनी माकूल रकम के इवज वो काम क्या लेना चाहता है? मैंने हैरत से पूछा। हारूत राबील की एक ऐसी कमजोरी ओशील के इल्म में आ गई है कि उसे राबील के खिलाफ अपनी कामयाबी का यकीन हो गया है। ओशील के पास मुकम्मल मंसूबा मौजूद है जिस पर अमल हमें करना होगा।
मैं तुम्हें उसकी तफसील बताती हूँ। हथियार साजी के लिए हारूत राबील ने जदीद तरीन नस्ल के माहिरीन की खिदमत हासिल की हैं। उन्हीं माहिरीन में से एक जर्मन साइंसदान उसके कब्जे में था जिसका नाम डैनी फोस्टर है। डी फोस्टर खानदानी असला साज है। उसका दादा हिटलर का मुशीर खास था और असला साजी के सिलसिले में हिटलर का मददगार भी था। कहने का मतलब यह है कि असला फोस्टर का आबाई खानदानी पेशा है और वो इस फील्ड में खास महारत का हामिल है। पिछले दिनों इसराइल ने अमेरिकी हुकूमत से छोटे जोरी हथियार तलब किए थे जिसकी उसने सख्त ज़रूरत जाहिर की थी, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ऐसे जोरी और कीमियाई हथियार किसी भी मुल्क को सप्लाई नहीं करती। चुनांचे अमेरिका ने इसराइल से इस सिलसिले में माजरत की और नतीजे में अमेरिकी हुकूमत को मुकामी यहूदियों के गम गुस्से का शिकार होना पड़ा। लेकिन हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से डटी रही और बात आई गई हो गई। हारूत राबील तमाम बातों से वाकिफ था, चुनांचे उसने जोरी हथियारों की तैयारी के लिए एक मंसूबा बनाया और अमेरिकी हुकूमत के महकमा दिफा के रिकॉर्ड रूम से छोटे जोरी हथियारों के फार्मूले चोरी करवा लिए। ये सब कुछ उसने कैसे किया होगा? मुमकिन है ओशील मिकाइल वाकिफ हो, मगर उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। हारूत राबील ने खुफिया तौर पर इसराइली हुकूमत से राब्ता कायम करके असले का आर्डर हासिल कर लिया। इस सिलसिले में जो मुआहिदा हुआ वो ओशील मिकाइल के इल्म में आ गया, क्योंकि उसके भी इसराइल में खासे ताल्लुकात हैं। ओशील मिकाइल ने तफ्तीश कराई तो पता चला कि जर्मन डी फोस्टर ऐसे कीमियाई हथियारों की तैयारी में कमाल रखता है और राबील ने उससे काम लेने की गर्ज से अमेरिकी हुकूमत के जोरी राज चोरी करवाए थे। ये फार्मूले चोरी कराने के बाद उसने डी फोस्टर के हवाले कर दिए ताकि डी फोस्टर अपने काम का आगाज कर सके, लेकिन जर्मन साइंसदान इन फार्मूलों को लेकर फरार हो गया। इस वक्त वो मशरकी जर्मनी में है और वहाँ रहकर जोरी हथियारों के इन फार्मूलों की सौदेबाजी कर रहा है। गालिबन तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि इन फार्मूलों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी कौन सा मुल्क ले सकता है। बावजूद इसके कि रूस के पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है, हुकूमत अमेरिका के छोटे छोटे राजों से भी उसे हमेशा दिलचस्पी रहती है। चुनांचे डी फोस्टर के प्रोग्राम में रूस से सौदेबाजी भी शामिल है और वो मशरकी जर्मनी में बैठकर सौदेबाजी कर रहा है। हारूत राबील को भी इस सिलसिले में मालूमात हासिल हो गई हैं, लेकिन वो डी फोस्टर के उसूल में अभी तक नाकाम है। ओशील मिकाइल हमारे जरिए डी फोस्टर को शायद अगवा कराना चाहता होगा ताकि खुद जोरी हथियार तैयार करा के इसराइल को सप्लाई कर सके, या फिर वो खुद उन फार्मूलों की मुख्तलिफ ममालिक से सौदेबाजी करना चाहता है। दोनों में से कोई बात भी नहीं है। ओशील मिकाइल का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि चोरी किए हुए फार्मूले वो किसी और मुल्क के हाथ फरोख्त कर दे। वो तो डी फोस्टर को चोरी किए हुए फार्मूलों समेत हुकूमत अमेरिका के हवाले करना चाहता है। इस तरह राबील मंजर-ए-आम पर आ जाएगा और हुकूमत अमेरिका का मुजरिम करार पाएगा, जिसका फ़ायदा ज़ाहिर है ओशील मिकाइल ही को पहुँचेगा। राबील के कारोबार पर तो पाबंदी आयद हो जाएगी। राबील के बाद उसे हासिल शुदा मराद ओशील मिकाइल के हिस्से में आएंगी। उसके अमेरिका में इतने असरात तो बहरहाल हैं कि राबील के बाद मिकाइल ही सारे फ़ायदा हासिल कर सकेगा। मेरा ख्याल है अब सारी सूरत हाल तुम्हारी समझ में आ गई होगी। मैं मुतय्यराना अंदाज में तहजीब मालिक एक्स को देख रहा था। ग्रीन पोल की सरबराह से मेरी पहली मुलाकात बड़े अजीब अंदाज में हुई थी और उसके बाद गोटेल के मामलात में उसने मेरी बड़ी मदद की थी। ये बात मेरे ज़हन में थी कि वो एक ऐसी तंजीम के रुकन रही है जो दुनिया में बड़े बड़े काम कर चुकी है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा ज़हनी सलाहियतों की मालिक होगी। मैं तहजीब के पेश करदा प्रोग्राम पर गौर कर रहा था और वर्ता हैरत में गोता जन था। जिस अंदाज से उसने काम की इब्तदा की थी, उससे ये अंदाज़ा करना चंदा मुश्किल नहीं था कि जिस तरह उसने त्यारा अगवा करके मेरी तलाश के मैदान में एक कारनामा सर अंजाम दिया था, उस तरह इस मैदान में भी कारनामे जरूर दिखाएगी। ये सारे काम निहायत खतरनाक है तहजीब। मैंने हैरत के झटके से संभलते हुए संजीदगी से कहा, जो मालूमात तुमने फराम की हैं वो तो बेशुमार मुल्कों के लिए दिलचस्पी का बायस हो सकती हैं। ये मालूमात मंजर-ए-आम पर आ जाएं तो बैनुल-अक़वामी तौर पर शदीद किस्म की रस्साकशी शुरू हो जाएगी। अक्सर ममालिक के एजेंट फार्मूले के उसूल के लिए मैदान अमल में कूद पड़ेंगे, लेकिन तुम ओशील मिकाइल तक कैसे जा पहुंची? उससे मेरा टकराव इत्तफाकन ही हुआ था, तहजीब ने कहा। वो मुझे ग्रीन पोल के नुमाइंदे की हैसियत से जानता था। बहुत पहले की बात है, जब मैं ग्रीन पोल में थी
तो एक मामले में ओशील ने ग्रीन पोल की खिदमत हासिल की थी। वो मामला मेरे सुपुर्द किया गया था जिसमें मैंने कामयाबी हासिल की थी और वो मुआवजे के तौर पर ओशील मिकाइल से $2 मिलियन वसूल किए थे। इस बार मुझे वो मिला तो मैंने उसे बताया कि अब ग्रीन पोल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा और मैंने अपनी तंजीम अलहदा से बना ली है। चूंकि ग्रीन पोल के दूसरे अरकान से उसका वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए अपने तौर पर उसने यही समझा कि मैं ही सब कुछ थी, इसलिए उसने मुझसे इस सिलसिले में मदद तलब कर ली। क्या तुम उससे वादा कर चुकी हो कि उसका काम कर दोगी? वादा तो नहीं किया, अलबत्ता उससे कुछ रोज की मोहलत तलब कर ली थी। जानते हो क्यों? मैंने नफी में सर हिला दिया। दरअसल फलस्तीन की आज़ादी के लिए कई तंजीमें काम कर रही हैं। उन सब की कारकर्दगी का तजिया करने के बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंची कि बिलाशुबा हर तंजीम के मकासद नेक हैं। उनमें से कोई भी तकरीबकार नहीं, बल्कि वो अपने वतन की बका और उसकी आज़ादी के लिए कोशां हैं। लेकिन खराबी ये है कि उन सब का तर्ज फिक्र अलग अलग है। हम उनसे अलग रहकर एक और तंजीम की हैसियत से उनकी मदद कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जैसा कि मैंने तुमसे कहा, मुझे उन बेघर फ़लस्तीनियों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। बड़ी ख़राब सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये शोबा अगर हम अपने हाथ में ले लें तो मेरा ख्याल है हमारा मकसद पूरा हो जाता है। इसके लिए हमें ख्वाह कितने ही पापड़ क्यों ना बेलना पड़े, हम काम करते रहेंगे। मैं तो पहले ही रजामंदी जाहिर कर चुका हूँ और मेरे ख्याल में अब इस पर मजीद गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं। जहाँ तक ओशील, मिकाइल और हारूत राबील के केस का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि $50 मिलियन की हमारे लिए बहुत अहमियत है और हम इस सिलसिले में अपनी तमाम तर सलाहियतें सर्फ कर देंगे। शतीला कैंप और दूसरे कैंपों में इस रकम से काफ़ी इमदाद फराम की जा सकती है। मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से मुत्तफिक हूँ। तहजीब मालिक एक्स के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो क्यों ना हम अपने काम का आगाज फौरन ही कर दें। मेरा ख्याल है इब्तदाई कार्रवाइयाँ गोटे हिल में रहकर ही मुकम्मल की जा सकती हैं। जब सारे मरहले मुकम्मल हो जाएंगे तो हम तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक यहाँ से निकल चलेंगे। ठीक है तहजीब, मैंने उससे मुकम्मल इत्तफाक किया और उसके बाद मैंने दानिस्ता तौर पर गुफ्तगू का रुख बदल दिया। मेरे जहन में तहजीब मालिक एक्स का मंसूबा गर्दिश कर रहा था और मैं उन दोनों यहूदियों के बारे में सोच रहा था जो यहूदी होने के बावजूद एक दूसरे के कारोबारी हरीफ थे। मेरे जहन में बहुत से प्रोग्राम, कई मंसूबे थे, लेकिन फौरी तौर पर तहजीब पर उनका इजहार नहीं करना चाहता था। काम के साथ साथ तफरीह भी ज़रूरी होती है, लिहाजा इसके बाद हम सिर्फ तफरीह ही गुफ्तगू करते रहे। तहजीब मालिक एक्स से मुलाकात का खुमार अभी तक ज़हन को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था, लेकिन हमने ज़हनी तौर पर यह बात कबूल कर ली थी कि एक साथ रहने के बावजूद एक दूसरे से कोई जज्बाती बंधन उस वक्त तक इस्तवार नहीं करेंगे जब तक कि हमारा मिशन किसी खास नहज पर नहीं पहुंच जाता। ये मुआहिदा करने के बाद हम दोनों ही मुतमईन हो गए थे। जनरल टेरेस, कैथी ब्राउन और अली ग्रुप के लोगों से मुलाकातें होती ही रही। उसके साथ साथ हम दोनों मनसूबाबंदी में भी मसरूफ थे। चंद रोज बाद मैंने अलहदगी में तहजीब से मुलाकात की और अपना मंसूबा उसके सामने रख दिया। वो हम दोनों ही के लिए हैरत का लम्हा था, इसलिए कि इस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो मंसूबा मैंने तरतीब दिया था, कमोबेश वही मंसूबा तहजीब ने भी तैयार किया था। ये ज़हनी हम आंगी की उम्दा मिसाल थी, जिससे ये बात पाया सबूत को पहुंच गई कि हम दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलजूम हैं। उसके फौरन बाद हमने अपने प्रोग्राम पर अमल का आगाज कर दिया। चुनांचे उस रोज रात के खाने के बाद मैंने जनरल टेरेस से रवानगी की इजाजत तलब की। अभी से कहाँ जा रहे हो अली? जनरल टेरेस ने शाकी लहजे में कहा। अभी तो तुमसे ठीक तरह से मुलाकात भी नहीं हुई। मैं जा ही कितने दिन रहा हूँ, मैंने हंसकर कहा। फिर कोई नया मसला उठ खड़ा होगा और मैं फिर हेडक्वार्टर का रुख करूंगा। हाँ जनरल, अब तो गोटे हिली मेरी सरगर्मियों का मरकज बन गया है और हर फिर के बाद मैं बिलाखिर यहीं पहुंच जाता हूँ। मैं जानता हूँ अली, तुम यहाँ मुस्तकिल तो रह नहीं सके, लेकिन जो बात तुमने कही वो बहुत अहमियत की हामिल है। इस पर गौर करो। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से कहा। मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जिस पर गौर करने की जरूरत पड़ गई? क्यों ना तुम गोटे हिली को अपना हेडक्वार्टर बना लो, जनरल ने कहा। वो तो है ही, मैंने कहा। आदमी किसी मुश्किल में फंसता है तो हेडक्वार्टर ही से मदद तलब करता है या हेडक्वार्टर का रुख करता है। वो तो है, लेकिन मैडम मालिक एक्स ने अली ग्रुप तश्कील दिया है जो तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन का हिस्सा नहीं है। अपने लोगों को यकजा रखे बगैर तुम काम नहीं कर सकोगे। कहीं ना कहीं तो तुम्हें हेडक्वार्टर बनाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना गोटे हिल में हेडक्वार्टर बना डालो। तजवीज़ बुरी नहीं थी, बल्कि बहुत उम्दा थी। गोटे हिल में मुझे जो मनात हासिल थी वो शायद किसी और मुल्क में हासिल नहीं हो सकती थी।
जनरल टेरेस की हुकूमत खासी मुस्तहकम हो चुकी थी और फिलहाल उसके जवाल के इम्कानात नहीं थे। तुम्हारा क्या ख्याल है तहजीब? मैंने तहजीब से पूछा। मेरे ख्याल में तो ये एक उम्दा तजवीज़ है और इस पर अमल करने में देर ही नहीं करना चाहिए। अगले रोज जनरल टेरेस ने एक इमारत हमारे हवाले कर दी। वो पूरा दिन बहुत मसरूफ गुजरा। मैंने और तहजीब ने मिलकर अली ग्रुप के नाम से तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन की शाख उस इमारत में कायम करने के इंतजामात को हतमी शक्ल दी और ये सारे इंतजामात उन हाई जैकर्स के सुपुर्द कर दिए गए जो गोटे हिल में मौजूद थे। बुढ़ को उनका निगरान बना दिया गया। ये सब कुछ अचानक ही हुआ था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि ये बहुत अच्छा हुआ। इस तरह हमारी एक अलग लेकिन बाकायदा हैसियत मुतय्यन हो गई थी और हम दूसरे लोगों से अलग थलग रहकर गोटे हिल में रहते और अपनी सरगर्मियां जारी रखते। उससे अगले रोज मैं और तहजीब जनरल टेरेस से रुखसत होकर पेरिस के लिए रवाना हो गए। पेरिस में हमने एक होटल में क़याम किया। हम दोनों ने मामूली सा मेकअप कर लिया था ताकि गैर जरूरी तौर पर किसी की नजरों में आने से महफूज रहें। उसके बावजूद मैं पूरी तरह मोहतात था कि कोई हमारी तरफ मुतवज्जो तो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद तहजीब ने ओशील मिकाइल से फोन पर राब्ता कायम किया। ओशील ने हमें उसी रोज शाम को अपने घर पर बुला लिया। उसी रोज शाम के वक्त ओशील मिकाइल अपनी आलीशान कोठी के वसीउ अरीज ड्राइंग रूम में हमारा इस्तकबाल कर रहा था। तहजीब ने अपना नन्हा सा विजिटिंग कार्ड निकालकर उसे दिखाया। आप गालिबन मेकअप में हैं। उसने टटोलने वाली नजरों से तहजीब के चेहरे को देखते हुए कहा। जी हाँ, तहजीब ने जवाब दिया, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे अगर आप कहें तो मैं मेकअप उतार के आपको अपनी असल शक्ल दिखा दूं। मैं इसकी ज़रूरत महसूस करता हूँ, ओशील मिकाइल ने कहा। वो कारोबारी आदमी था और इत्मीनान के बगैर किसी काम में हाथ डालना उसकी फितरत के खिलाफ था। तहजीब ने मेकअप उतार कर उसे अपना असल चेहरा दिखाया और ओशील मुतमईन हो गया। वो ऐसा मेकअप था कि बासानी दोबारा हो सकता था। ओशील ने मेरे बारे में इस्तफसार नहीं किया और ना ही तहजीब ने मेरा तारुफ कराया। गालिबन ओशील ने अपने तौर पर मुझे उसका मावन या नायब फर्ज कर लिया होगा। हर चंद के मैं बहुत थका हुआ हूँ मैडम एक्स, लेकिन आपके साथ होने वाला मुआहदा ऐसा है कि मैं फौरी तौर पर मुलाकात किए बगैर ना रह सका और बावजूद इसके कि आपकी तलब की हुई मोहलत अभी बाकी थी, मुझे तवक्को थी कि आप मियाद से पहले ही आ जाएंगी। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया था मिस्टर ओशील मिकाइल कि मुझे ऐसी मसरूफियात दरपेश थी जिनकी वजह से मुझे आपसे मोहलत तलब करना पड़ी। अब मैं उन मसरूफियात से फरागत पा चुकी हूँ और आपका काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मिस मालिक एक्स, इसलिए कि इस काम में जितनी ताखीर होगी मुझे इतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। अगर आप मेरे काम की तकमील का फैसला कर चुकी हैं तो ये बात मेरे लिए बाइसे मुसर्रत है। आपके काम के सिलसिले में मैंने अपनी तंजीम के मुतअद्दिद माहिरीन से मशवरे किए मिस्टर माइकल, और उनसे गुफ्तगू के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि अपने मावनीन के साथ मिलकर मैं इस काम को बखूबी सरअंजाम दे सकूंगी। मैंने जो तफसीलात आपके गोश गुजार की थी उन पर अपनी तंजीम के माहिरीन से गुफ्तगू के बाद आपने ये तयन तो यकीनन कर लिया होगा कि आप काम का आगाज कहाँ से करेंगी। काम के आगाज के लिए मशरिकी बिरलन जाने के सिवा चारा नहीं है, तहजीब मालिक एक्स ने कहा। मेरा अपना भी यही ख्याल है मिस मालिक एक्स। मैं नहीं चाहता कि हारूत राबील को वक्त से कबल इस सिलसिले में कोई भनक पड़े। पहले डी फोस्टर मसरूका फार्मूलों समेत हमारे हाथ आ जाए, उसके बाद हारूत राबील को फांसना भी ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा। बिल्कुल ठीक ख्याल है मिस्टर माइकल, बिल्कुल ठीक ख्याल है मिस्टर माइकल, और हम खुद भी यही कोशिश करेंगे कि डी फोस्टर हमारे हाथ आ जाए और हारूत राबील को इसकी हवा भी लगने ना पाए। अब आप यूं कीजिए कि इस सिलसिले में जितनी मालूमात मुमकिन हो हमें फराहम कर दें। मैं काम का आगाज फौरन ही कर देना चाहती हूँ। मैं आपको वो तमाम तफसीलात अभी मुहैया करता हूँ मिस मालिक एक्स, लेकिन पहले ये बताइए कि आप क्या पीना पसंद करेंगी। कुछ नहीं, बेहद शुक्रिया, तहजीब मालिक एक्स ने जवाब दिया। ओशील मिकाइल के सामने मेरी हैसियत एक खामोश तमाशाई की सी थी। ये बात मैंने और तहजीब ने पहले ही तय कर ली थी कि उससे तमाम गुफ्तगू सिर्फ तहजीब करेगी। मैं किसी मरहले पर भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा। ओशील ने एक तरफ लगी हुई बैल का बटन दबाया। उसने कुछ पीने के लिए इसरार नहीं किया था। घंटी का बटन दबने के रद्द अमल में दुबली पतली जिसामत वाला एक शख्स ड्राइंग रूम में नमूदार हुआ। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर उसके हर अंदाज में बेहद चुस्ती थी। फाइल नंबर 320 उठा लाओ, ओशील ने उसे हुक्म दिया और वो किसी रोबोट की मानद चलता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद ओशील फिर तहजीब से मुखातिब हुआ। मिस एक्स, ये अली ग्रुप क्या चीज़ है? आप तो ग्रीन पूल से मुतल्लक हैं।
क्या एली ग्रुप ग्रीन पोल की कोई शाख है? उसने पूछा। आप तो बहुत बड़े कारोबारी हैं मिस्टर मिकाइल, तहजीब ने कहा। आपकी यादाश्त इस कदर खराब तो नहीं होना चाहिए। मैं समझा नहीं। मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रीन पोल को खैरबाद कह चुकी हूँ और अली ग्रुप खालिस्तान मेरी अपनी कायम करदा तंजीम है जो अब आपके लिए डी फोस्टर को अगवा करने का काम करेगी। अच्छा, हाँ आपने मुझे बताया था। दरअसल कारोबारी उलझनों में ये बात ज़हन से निकल गई थी, मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं मिस्टर मिकाइल, तहजीब बोली। आप देखेंगे कि ग्रीन पोल के नुमाइंदे की हैसियत से मैंने जिस तरह आपके लिए खिदमात अंजाम दी थी, अली ग्रुप आपके लिए उससे कहीं ज्यादा बेहतर तौर पर काम करेगा, क्योंकि मुझे हर शोबे में माहिर तरीन लोगों की खिदमात हासिल है। मुझे यकीन है मिस एक्स, तभी तो मैंने इस सिलसिले में आप पर इंतजार किया, ओशील ने कहा। और उसी वक्त आदमी नमा रोबोट या रोबोट नमा आदमी फाइल लेकर अंदर आ गया। फाइल उसने बड़े एहतराम से ओशील के सामने रख दी। फाइल रखकर वो किसी रोबोट ही की मानिंद मुड़ा और नपे तुले कदमों से चलता हुआ वापस चला गया। ओशील ने फाइल खोली, चंद फाइल की वर्क गर्दानी करता रहा और फिर बोला, डी फोस्टर के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ मिस एक्स कि वो नस्लन जर्मन है और उसका ताल्लुक शिमरक खानदान से है। शिमरक हिटलर के मुआवनीन में से एक था। अगरचे उसकी दास्तानें मंजर-ए-आम पर नहीं आई, लेकिन यूं समझ लो कि अजियत रसानी के जो होलनाक तरीका हिटलर से मंसूब है, उनकी ईजाद शिमरक के हाथों ही हुई थी। ये बात बहरहाल तुम्हें ज़हन में रखना होगी कि मशरकी बिरलन में शिमरक के खानदान के लोग आबाद हैं, जिनसे डी फोस्टर हर तरह की मदद हासिल कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मशरकी जर्मनी की हुकूमत डी फोस्टर की पुष्टपनाही कर रही होगी, ना ही खुद डी फोस्टर ये बात गवारा करेगा कि इस वक्त उसे किसी हुकूमत का ताउन हासिल हो। ऐसे मामलातों में हुकूमत का मुलव्वस होना नुकसानदेह साबित होता है। इम्कान ये है कि उसने KGB के जरिए रूस की हुकूमत से राब्ता कायम किया होगा, और अगर रूस को इस फार्मूले की बनक भी मिल चुकी है तो वो हर कीमत पर इसे हासिल करने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं मालूम कि अभी तक हुकूमत अमेरिका को इन फार्मूलों की चोरी का इल्म हो सका है या नहीं, लेकिन अंदाजा ये है कि अभी तक ये राज ही है, वरना हारूत राबील धड़ल्ले से अपना काम जारी न रख पाता। ये बात मेरे इल्म में है कि सिर्फ 4 रोज कबल एक जंग पसंद मुल्क ने हारूत राबील से करोड़ों डॉलर का असला खरीदा है। मुझे ये कहने में जरा बराबर भी झिझक महसूस नहीं होती मिस एक्स कि हारूत राबील को बेपनाह दौलत कमाते देखकर मेरे दिल पर छुरियां सी चलती हैं। मैं कैसे गवारा कर लूं कि असले की दुनिया में उसकी इजारादारी यूं ही बरकरार है। मैं हर कीमत पर यह बात हुकूमत अमेरिका के इल्म में लाना चाहता हूँ कि उसके कीमियाई और जोरी हथियारों की तैयारी के फार्मूले हारूत राबील ने चोरी करवा के एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिए जो उन्हें किसी भी मुल्क के हाथों फरोख्त कर सकता है। ये बात मैं किसी भी वक्त अमेरिका की हुकूमत के इल्म में ला सकता हूँ, लेकिन मैं कच्चा काम नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने तुम्हारी खिदमात हासिल की है ताकि तुम मुझे नाकाबिले तरदीद सबूत फराम करके दो, जिसके बाद हारूत राबील के लिए कोई जाए फरार बाकी ना रह जाए। मैंने इस काम के एवज तुम्हें जिस मुआवजे की पेशकश की है उसकी अदायगी मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें डी फोस्टर की तस्वीर भी फराम कर सकता हूँ, मगर ये नहीं बता सकता कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। लेकिन मैंने तुम्हें जिस खानदान के बारे में बताया है, अगर तुम उसके अफराद को टटोलो तो इम्कान यही है कि डी फोस्टर का सुराग मिल जाएगा। ठीक है मिस्टर मिकाइल, तहजीब ने कहा। मैं तो महज आपके काम की खातिर अपने मामलात जल्द निपटा कर फ्रांस पहुंची हूँ। ये तफसीलात मुझे दे दीजिए और डी फोस्टर की तस्वीर भी नेल मुआवजे की आधी रकम मेरे हवाले कर दीजिए। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं मिस एक्स, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि आप काम की तकमील कर ही लेंगी? कोई जमानत नहीं है मिस्टर मिकाइल, तहजीब ने कहा। आपको हमारी कोशिशों पर इन्हिसार करना होगा। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन इस दौरान अगर डी फोस्टर मसरूका फार्मूलों का सौदा कर चुका है तो जाहिर है हमारी कोशिशें बेनतीजा ही साबित होंगी। ये बात तो मैं यकीन से कह सकता हूँ मिस कि डी फोस्टर ने अभी तक मसरूका फार्मूले किसी मुल्क के हाथ फरोख्त नहीं किए। ये बात अलबत्ता ज़रूर मुमकिन है कि इस सिलसिले में उसने मुख्तलिफ ममालिक से मरासलत शुरू कर रखी हो। यह भी मुमकिन है कि मुख्तलिफ ममालिक के एजेंटों से वो इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहा हो, लेकिन अगर वो चालाक है तो उसने खुद को पोशीदा ही रखा होगा, क्योंकि इस किस्म के मामलात में ज़िंदगी बड़ी आसानी से चली जाती है। रहा सवाल मुआवजे की तयशुदा रकम में से निस्फ एडवांस का, तो वो मैं यहीं अदा कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप कामयाबी ना हासिल कर सकें तो क्या होगा? आपको इस आधी रकम पर सब्र करना होगा, तहजीब ने बड़ी सादगी से कहा। यानी वो रकम मुझे वापस नहीं मिलेगी? ओशील मिकाइल के लहजे में हैरत थी। नहीं, तहजीब ने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा। आप क्या कह रही हैं मिस सेक्स? $25 मिलियन?
मामूली रकम नहीं होती। मैं वही कह रही हूँ मिस्टर मिकाइल, जो मेरा उसूल है। बकिया रकम मैं काम की तकमील के बाद वसूल करूंगी, लेकिन निस्फ रकम तो आपको पेश की ही अदा करना होगी। ओह, क्या ये रकम 25% नहीं हो सकती? ओशील ने मुर्दा से अंदाज में कहा और मुझे अपना एक बेसाख्ता किस्म का कहका जब्त करना पड़ा। यहूदी कौम इंतहाई कंजूस होती है और ओशील ने जो बात कही थी वो यहूदी रवायात के ऐन मुताबिक थी। नहीं मिस्टर मिकाइल, तहजीब ने कदरे बेरुखी से कहा, यह परचून की दुकान नहीं है कि हम सौदेबाजी करें। मेहरबानी करके वक्त ज़ाया करने की बजाय फौरी तौर पर कोई फैसला करें। आप 50% रकम पेशगी अदा कर रही हैं या नहीं? मैं इनकार करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। ओशील एक तवील सांस लेकर बोला, अपना मंसूबा तुम्हें बताने के बाद जाहिर है मेरे पास इनकार की गुंजाइश ही नहीं बची। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर मिकाइल, तहजीब ने बड़े सुकून से कहा। जितनी रकम के इवज मैंने आपके लिए काम करने की हामी भरी है, इतनी रकम तो हारूत राबील हमें सिर्फ अपनी जबान बंद रखने के लिए अदा कर सकता है। मैंने चौंक कर तहजीब को देखा। उसके मुंह से इस किस्म की बात सुनकर मुझे सख्त हैरत हुई थी। ये क्या कह रही हैं आप? ओसील मिकाइल ने गड़बड़ा कर कहा, हमारे और आपके दरमियान किसी इख्तलाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने मुआवजे की आधी रकम पेशगी देने से इनकार तो नहीं किया, मैं उसकी अदायगी के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया, तहजीब ने कहा, और उसके साथ ही आप हमें शीमरक ख़ानदान का जिग्राफिया और वो तमाम तफसीलात भी फराहम कर दें जो डी फोस्टर के सिलसिले में हमारे काम आ सके। ये फाइल आप अपने पास ही रख लें, इसमें हर चीज़ मौजूद है और उसके बाद आपको मज़ीद मालूमात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुआवजे की रकम कब तक मिल जाएगी? तहजीब ने ओसील मिकाइल से फाइल लेते हुए कहा, मैं कल ही रकम की अदायगी कर दूंगा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आप काम का आगाज़ कर देंगी। ठीक है, जब रकम मिल जाएगी तो काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन मिस एक्स, क्या आप मुझे इस रकम की रसीद नहीं देंगी? क्यों नहीं दूंगी मिस्टर मिकाइल, आप रसीद तैयार करवा लीजिए जिस पर मेरे और आपके दरमियान होने वाले मुआहदे की तफसील दर्ज हो। मैं उस पर दस्तखत कर दूंगी। क्या मतलब? ओसील ने हैरत से कहा, मतलब ये है कि रसीद पर यह भी तो दर्ज होगा कि मैंने कौन सा काम सर अंजाम देने के इवज इतनी खतीर रकम वसूल की है। ओसील थोड़ी देर तक तहजीब को मुतहिराना अंदाज में देखता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, ग्रीन पोल की किसी नुमाइंदा को इतना ही ज़हीन होना चाहिए। मैं तो आपका इम्तिहान ले रहा था मिस एक्स, भला कैसी रकम और कहाँ का मुआहदा? आप कल तक इंतजार कर लें, कल रकम की अदायगी हो जाएगी। लेकिन मुझे आगाह कर दीजिएगा कि आप मशरकी जर्मनी के लिए कब रवाना होंगी। बहुत बेहतर मिस्टर मिकाइल, तहजीब ने कहा, अब हमें इजाज़त है। ओसील बाहर तक हम दोनों को छोड़ने आया। वापसी में तहजीब कह के लगा रही थी और मैं भी हंस रहा था। मुझे ताज्जुब है तहजीब, किस बात पर? तुम इतनी अच्छी कारोबारी कैसे हो गई? मैं इतनी अच्छी कारोबारी थी लेकिन किसी ने मेरे रास्ते बदल दिए। तहजीब ने मुझ पर एक निगाह गलत अंदाज डाल कर कहा, यह कमबख्त ओसील भी बेहद चालाक है। इसने यकीनन अपने तौर पर भी डी फोस्टर के बारे में मालूमात हासिल करने के इंतजाम जरूर किए होंगे। मैंने कहा और तहजीब ने सारी लाकर मेरी बात की तायद कर दी। ओशील मिकाइल को अगर ये मालूम हो जाता कि अली ग्रुप क्या है तो यकीनन वो ये केस कभी तहजीब के सुपुर्द ना करता, ख्वाह कुछ भी हो जाता। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी कि वो तहजीब की सिर्फ ग्रीन पोल वाली हैसियत से आगाह था और इसलिए इस जाल में फंस गया था। हम इस सिलसिले में कारोबारी थे, कारोबार को फरोग देने के लिए हम जो कुछ भी करते जायज़ होता। मैंने और तहजीब ने इस जो कुछ के बारे में बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, मगर वो सब बाद की बातें थी। फिलहाल तो हमें काम की इब्तदा करना थी। अली, दफातन तहजीब ने कहा, क्या बिरलन में हम दोनों को यकजा रहना चाहिए? क्या मतलब? मैं चौंक कर बोला, मेरा ख्याल है हमें वहाँ अलहदा रहना होगा ताकि एक दूसरे पर नजर रख सकें। फिर वही अलहदगी, मैंने बेचैनी से कहा और तहजीब हंस पड़ी। हम इसकी आदी हैं अली, और हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि तकदीर हमें हर हाल में यकजा कर देगी, ख्वाह कुछ भी हो जाए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तहजीब थोड़ी देर बाद दोबारा बोली, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है कि इस केस पर सिर्फ हम दोनों ही काम करेंगे। अली ग्रुप के किसी मेंबर को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर इस मुहिम के दौरान किसी मरहले पर हमें ज़रूरत पड़ी तो उनमें से किसी को बुलवा लेंगे, वरना नहीं। अलग अलग रह कर काम करने से ये फ़ायदा होगा कि किसी मुश्किल में हम में से एक दूसरे की मदद मिल सकेगी। ठीक है तहजीब, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, तुम्हारी किसी तजवीज़ से मुझे इख्तलाफ नहीं हो सकता। अगले रोज़ ओशील मिकाइल ने रकम की अदायगी कर दी। हमने वो रकम गोटे हिल में साइमन हाउस के AG डिपार्टमेंट को भिजवा दी।
हमारी सारी तैयारियां मुकम्मल थी और मेरे और तहजीब के दरमियान सारे मामला तय हो चुके थे। हम दोनों को अलग अलग सफ़र करना था और तहजीब से मेरी मुलाकात बिरलन के गैलार्ड होटल में तय हुई थी। मुझे एक सियाह की हैसियत से फ्रैंकफर्ट और फिर वहाँ से बिरलन का सफ़र करना था। मैं इसी रोज़ पेरिस से रवाना हो गया। फ्रैंकफर्ट में मेरी मुलाकात एक बरतानवी सियाह से हो गई जिसका नाम डिक्सन फैरोवेल था। अगर उससे मेरी मुलाकात ना होती तो मुझे बिरलन जाने के सिलसिले में मालूमात के उसूल में खासी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता। जर्मनी आकर दूसरी जंग अजीम की यादें देखे बगैर चले जाना बड़ी बदज़ोकी की अलामत है, डिक्सन ने मुझसे कहा। मैंने भी इसी गर्ज से जर्मनी का सफ़र किया है। मैंने उससे कहा तो फिर साथ ही बिरलन क्यों ना चलें? कोई अर्ज नहीं, मैंने कहा, लेकिन जरिया सफ़र क्या होगा? ऑटो बयान पर सफ़र करने वाले बेहद फराख दिल होते हैं और हम जैसे गरीब लोगों को लिफ्ट दे देते हैं। अगर लिफ्ट ना मिली तो? मैंने खदशा जाहिर किया। सवाल ही पैदा नहीं होता, डिक्सन ने बड़े एतमाद से कहा और उसका ये एतमाद गलत साबित नहीं हुआ। एक मुअम्मर जोड़े ने जो तकरीबन अपनी उम्र की फॉक्स वैगन में सफ़र कर रहा था, अपनी फॉक्स वैगन में हमें जगह दे दी। मर्द का नाम हैमर शूटर था और उसकी बीवी आलर कोख थी। दौरान सफ़र उन्होंने हैमबर्ग के साथ काफ़ी पिलाई, लेकिन फोक्स की रफ्तार बहुत सुस्त थी। मैं तो खैर सुकून से बैठा था, मगर डिक्सन बहुत मुज़तरिब नजर आ रहा था। गलती हो गई, बिलाकर उससे ना रहा गया और वो बोल ही पड़ा, ये बूढ़ा जोड़ा तो हमें अपनी उम्र के इख्तिताम तक ही बिरलन पहुंचाएगा। क्या गजब कर रहे हो डिक्सन, मैंने बुखला कर कहा। इन लोगों ने सुन लिया तो बुरा मान जाएंगे। इनका यही एहसान कम है क्या कि इन्होंने हमें लिफ्ट दे दी? ऑटो बयान पर एहसान लिफ्ट देने वाले का नहीं बल्कि लिफ्ट लेने वाले का होता है। वैसे भी वो अंग्रेजी नहीं जानते। तुम्हें कैसे इल्म हुआ? मैंने उससे पूछा। वो बता चुके हैं कि जर्मन नज़ाद हैं। वो जर्मन नज़ाद आज भी अंग्रेजी से नफरत करते हैं। ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। मैंने उसकी बात रद्द करते हुए कहा, ये मेरा तजर्बा है। इनके दिल आज भी साफ नहीं है और ये आज भी नाज़ीज़्म के पुरस्तार हैं। इसकी वजूहात है डेयर। क्या? डिक्सन ने पूछा। जर्मनी की शिकस्त के बाद इत्तेहादियों ने उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की थी वो मुबालगे की इंतहा से भी बढ़ गई थी और उसकी वाहिद वजह ये थी कि उन्हें इसके मौके मयसर थे। ये एक ठोस हकीकत है दोस्त, जिसे आज नहीं तो कल तस्लीम कर ही लिया जाएगा। अगली सीट से हैमर शूटलर की आवाज़ आई और डिक्सन ने आंखें बंद करके ज़बान दांतों तले दबा ली। मुझे हंसी आ गई। डिक्सन का ये ख्याल गलत साबित हो गया कि जर्मन अंग्रेजी से नावाकिफ होते हैं। उसके बाद सफ़र का ज़्यादातर हिस्सा खामोशी से गुजरा। रात के पिछले पहर हम मशरकी जर्मनी की सरहदों में दाखिल हुए। सरहदी मुआवजों ने हमारे पासपोर्ट चेक करके हमें वीज़ा ऑफिस भेज दिया, जहां हमें अपने काम में कोई दिक्कत पेश नहीं आई और उसके बाद हमने आगे का सफ़र शुरू कर दिया। सरहदों के दरमियान हैबतनाक इमारतें फैली हुई थी जो हिटलर के दौर की यादगार थीं। लातादाद हिफाजती मीनार नजर आ रहे थे जहाँ मशीन गन बरदार मुसल्ला मुहाफिज पहरा दे रहे थे।